हम लोगों ने देखा किस तरीके से बेनिफिट देता है पीएमआरवाई, किस तरीके से क्रेडिट लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल फ्री आपको क्या मिलता है यहाँ पर, कोलेट्रल फ्री क्या मिलता है आपको, लोन मिलता है, ठीक है। बट जो भी आप खरीदते हो या मशीनरी वगैरह जो भी आपने परचेज किया है, और पर पर्सन पर इंडिविजुअल कितना रुपया, 1 लाख, ठीक है। सो यहाँ पर आज हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। देखो गवर्नमेंट स्कीम्स किस किस तरीके से बेनिफिशियल है किसके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है, अगर हम इंडिया को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। ऐसे सिचुएशन में, और बहुत सारे ऐसे हैं जो दे आर डिससेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में वो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करे कि आप अपने इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू एंटरप्रेन्योर बनिए, है ना, अपने अंडर में भी 4 लोगों को जॉब दीजिए। तो गवर्नमेंट भी इस चीज में पूरा सक्रिय है, यानी एक्टिव है। इसीलिए आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो हैं, NISBUD है आपका, EDII है, IIE है। There are various industries, there are various institutions which are basically for providing the training and for making the entrepreneurs, right? So government schemes में क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कीम में क्रेडिट लोन्स एंड फैसिलिटीज मिलता है, साथ साथ में आपको टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज, जैसे कि आपका जो साइंटिफिक चीजें, जैसे कि रिपेयरिंग का काम, ठीक है, रिपेयरिंग, फिर टेक्निकल नॉलेज में कंप्यूटर का नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द टेक, फिर हाउ टू हैंडल द मशीनरीज, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द टेक्निकल नॉलेज। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलेगा, यानी गवर्नमेंट आपको बेसिकली प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस फॉर द इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन, इंडस्ट्रीज के एक्सटेंशन में, टेक्नोलॉजिकल चीजों को अडॉप्ट करने में, टेक्निकल स्किल में भी आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगा। सेकेंड में आपको गवर्नमेंट और क्या चीजों में हेल्प कर सकता है, दे हेल्प यू टू ऑब्टेन द रॉ मटेरियल एज वेल। Like for example, if you started your business and after some time you find that there is a problem of raw material, they are also going to help you for getting the raw material. What is the meaning of raw material? Which is not in the form of finished goods. Raw material is basically the basically बोल सकते हैं material that is not the finished product and we are basically using it for making the product. जैसे कि bottle के लिए plastic चाहिए तो that is raw material for that. A raw material can be the natural as well as the handmade, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ना कि जो people जो बनाते हैं लोग, the plastic is artificial thing, so that can be the natural resource as well as artificial raw material can be there. So जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, they took the numerous step for basically supporting the entrepreneurs. They not only help to getting the fund but they also give the supporting services, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट उनका मकसद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप उनका मेन मकसद ये है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, ठीक है। उसके अलावा वो बेसिकली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो देते हैं, वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल वगैरह के लिए पैसा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा, मशीनरी वगैरह परचेज करना है या फिर मशीनरी को हायर करना यानी कि रेंट पे लेना मशीनरी को यूज करने के लिए, लीज पे, या तो फिर मार्केटिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंस यानी आप किस तरीके से प्रोडक्ट को, यानी जो सर्विस या प्रोडक्ट आप जो भी चीजों में डील करने वाले हो, एंटरप्रेन्योर बनने के बाद इफ यू स्टार्टेड यू विल बिकम, मान लो कि अगर आपने कोई स्टॉक ट्रेडर के आप कोई एंटरप्रेन्योर बन गए जो स्टॉक्स वगैरह पे काम करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सर्विस वगैरह। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड करो या फिर आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करो तो उसके लिए मार्केटिंग जरूरी है ना, मतलब प्रमोशन वगैरह करना जरूरी है, तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है। साथ साथ में आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को इंसेंटिव्स और सब्सिडीज भी, एडिशनल इंसेंटिव्स और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, हाँ बोलो बोलो बेटा, कंपनीज को एक तरह से वो डिस्काउंट रिटर्न कुछ मनी जो पेमेंट करता है, जो सब्सिडी होता है दैट इज द मॉनेटरी। एलपीजी गैस पे भी मिलता है मैम, हम लोग पे करते हैं तो कुछ सब्सिडीज। बिल्कुल, आज रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलता है, इवन एलपीजी गैस वगैरह पे भी सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है।
तो सब्सिडी एक तरीके से एक छूट कह सकते हैं या बोल सकते हैं एक मॉनेटरी बेनिफिट है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और बहुत सारे एजुकेशनल लोन पर भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, खासकर की गर्ल्स के एजुकेशन के। तो सब्सिडी क्यों दिया जाता है? फॉर मोटिवेटिंग द पर्सन टू स्टार्ट द बिजनेस, फॉर मोटिवेटिंग द पर्सन टू गेट एजुकेटेड, एजुकेशन लोन के लिए, है ना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके अलावा कुछ रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट, यानी रूरल इंडस्ट्रीज में अगर हम कोई इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं वहां पर, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए प्रमोशन का काम में कौन हेल्प करता है? आपका गवर्नमेंट। ठीक है, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपके पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड सारी चीजों में हेल्प कौन कर सकता है? कौन करता है? आपको गवर्नमेंट। सो प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज, यहाँ तो एक MMS है आपका, फिर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है, बट मैंने आप लोगों को क्लास में कुछ करवाया था सब्सिडीज, तो वो सब्सिडी स्कीम देख लीजिए क्या क्या है। एक है सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम, टेक्निकल असिस्टेंस स्कीम, लिबरलाइज क्रेडिट स्कीम ऑन एक्सपोर्ट और EPCG स्कीम। तो ये 5 जो स्कीम है, सब्सिडी स्कीम है, इसमें से 2-3 वो देखिए। तो सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम जो है, इसको 1971 में लाया गया, और टाइम टू टाइम दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के हिसाब से इसको हमेशा बार बार इसको बदलाव किया गया, चेंज किया गया। इसको क्यों बेसिकली लाया गया है? जो सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है, दिस स्कीम इज टू इनकरेज द एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन द सेंट्रली नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज, यानी वैसे बैकवर्ड एरियाज जो एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हुआ है प्रॉपरली। देखो याद रखना कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सारे रीजनल इक्वली डेवलप नहीं। क्लियर हो गई बात? सो देयर इज बैकवर्डनेस अकॉर्डिंग टू द स्टेट एज। बिहार आपका बैकवर्ड स्टेट में अभी भी है, पता है आपको, डेवलप कर रहा है, होप सो बेटर हो जाए। सो हर जगह का एरिया प्रॉपरली डेवलप नहीं है। अगर इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, the area is not developed but the educational sector is developed, right? So what we are watching, why this is happening? Because of the climatic problem, because of the natural problem हो सकता है, climatic problem हो सकता है, population problem, किसी भी reason से हो सकता है कि वो area backward हो। तो ऐसे बैकवर्ड एरिया जहां पर अभी तक ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुआ है, यानी अभी तक जहां पर डेवलपमेंट कुछ नहीं है ज्यादा, याद रखिएगा एक इंडस्ट्री खुलने का मतलब है वहां के कम से कम उस एरिया में पूरा डेवलपमेंट, वहां के लोगों को जॉब मिलता है, राइट। सो अगर ये चीज नहीं है तो ऐसे एरियाज में मतलब इंकरेज किया जाता है कि आप ऐसे एरिया में जाकर के अपना बिजनेस सेटअप कीजिए, इंडस्ट्रीज को सेटअप कीजिए। तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट, ये सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के तहत आपको यहाँ पर सब्सिडी अलॉट किया जाएगा। बैकवर्ड एरियाज को 3 कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा गया। एक कैटेगरी ए है बैकवर्ड एरिया, जहां पर लगभग आपको 25% सब्सिडी मिलेगा या फिर मैक्सिमम 25 लाख। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। यानी कि यहाँ जो सब्सिडी मिलेगा दैट इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। तो एरिया ए जो है, यहाँ पर आपका जो बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर सब्सिडी में कुछ रेट डिसाइडेड है 25% या तो मैक्सिमम 25 लाख, जैसे वहां पर था ना PMRY में, याद है कुछ? हाँ था ना, तो सेम वही चीज है, 7500 था, यहाँ पर कितना रुपए है? 25 लाख। कैटेगरी ए को कितना मिलेगा? 25 लाख। एंड जो कैटेगरी बी होगा, अब कैटेगरी जो ए है वो कहाँ पर आएगा? कैटेगरी ए में भी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पशंस कुछ देखिए, ये 25 लाख 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर सेटिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इन हिली डिस्ट्रिक्ट। यानी ये जो 25 लाख मतलब कैटेगरी ए में बैकवर्ड एरिया में 25 लाख, और वही अगर इंडस्ट्री अगर किसी हिली एरियाज में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री खुलेगा तो वही 25 लाख सब्सिडी 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज कैटेगरी बी। ठीक है, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में देखिए, कैटेगरी बी में कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। ठीक है, और कैटेगरी सी में कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। और कैटेगरी बी में 15 लाख रुपए का सब्सिडी है और कैटेगरी सी में कितना है? 10 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीजें मैं बताऊंगी, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर 3 कैटेगरी में बैकवर्ड एरियाज को डिवाइड किया गया, ए में, बी और सी में।
ए में कितना मिलेगा 25 लाख रुपया, ये बढ़ सकता है 50 लाख रुपया इन द केस if the industry is setting up in the hilly areas, difficult areas and the industry is related with the electronic industry. Clear हो गई बात? Second, नेक्स्ट वन इज, ये तीनों याद हो गया, ए बी एंड सी कैटेगरीज, मतलब बैकवर्ड एरियाज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आर ये एमआरटीपी जो है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा, ठीक है 1983। ये जो आपका है दैट दीज, ये जो कंपनीज होंगे यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में कंपनीज हैं, बाहर हो जाओ, ठीक है। सो एमआरटीपी जो है, या उन जो बैकवर्ड एरियाज में जो कैटेगरीज गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी वालों का जो है उनका क्या होगा परसेंटेज 15%, यानी कैटेगरी बी वालों को 15% सब्सिडी मिलेगा। 50 लाख में 15% सब्सिडी मिल गया, कितना हुआ 50 लाख का 15% सब्सिडी? 7.5 लाख, 50 लाख का ना, 7.5 लाख, $50 लाख का 15% कितना होता है? 15 लाख का 15%। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कर, मैं ऐसे नॉर्मली आई एम गिविंग द एग्जांपल। सो बेसिकली यहाँ पर आपका जो बैकवर्ड जो बी वाले एरिया होंगे उनका 15% है और जो सी वाले एरिया है वो 10% है। और मैक्सिमम जो है कितना मिल सकता है पैसा, या तो 15 लाख मिलेगा बी वाले को और 10 लाख मिलेगा कैटेगरी सी वाले को, सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा जो एमआरटीपी है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कंपनीज हैं वो एलिजिबल नहीं है सब्सिडी के लिए कैटेगरी सी एरियाज में। कैटेगरी सी एरियाज में मतलब बैकवर्ड एरियाज में वो एलिजिबल नहीं है एमआरटीपी वाला और फेमा कंपनीज जो भी हैं। और साथ साथ में कैटेगरी बी और कैटेगरी सी एरियाज जो हैं दैट आर बेसिकली फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए एलिजिबल हैं। 20% और 15% सब्सिडी उनको मिलेगा और उसमें भी 20 से 15 लाख। इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसको मैं फिर से बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जो सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो स्कीम है, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो स्कीम है, ये जो स्कीम है उसमें आपका कुछ कैटेगरीज यानी बैकवर्ड एरियाज में अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आपको कुछ फायदे मिलते हैं। क्या इसमें बेनिफिट है? पहला ये कि आपको इसमें 3 कैटेगरी ए बी एंड ए वाले को 25 लाख, ठीक है 25 लाख होगा, या तो फिर इनको कितना मिलेगा 25%, ठीक है। और 50 लाख तब होगा जब इलेक्ट्रॉनिक एरियाज में हिली एरियाज में सेटअप करोगे। बी वाले को 15% या 15 लाख, ठीक है। सी वाले को 10 लाख या 10%, खत्म। अब जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस वाले होंगे या फिर फेमा जो कंपनीज एक्ट जो भी कंपनीज होंगी वो कैटेगरी सी के लिए एलिजिबल नहीं है, पहला। दूसरा ये टर्म है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कैटेगरी बी और सी में जब अगर वो आएंगे, यानी बी और सी कैटेगरी में, बी और सी एरियाज में जब वो ओपन करेंगे इंडस्ट्री, तो उनको बी के लिए वहां 15 लाख मिल रहा था ना, एंटरप्रेन्योर को यहाँ 20 लाख मिलेगा। और सी के लिए वहां 10 लाख मिल रहा था, लेकिन एंटरप्रेन्योर है तो सी वाले को 15 लाख मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए का ऊपर फायदा बी एंड सी। क्लियर हो गया? तो ये है आपका सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम का मतलब क्या है कि ये वो स्कीम है मतलब क्या है इसमें, सुन लीजिए। इसको 1971 में इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल सब्सिडी स्कीम की तरह। एंड ये जो एप्लीकेबल कहाँ था, वैसे एरियाज में जहां पर एक्सेस करना उस एरिया को बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी कि दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971 एंड इट इज, ये एप्लीकेबल है रिमोट एरिया में। रिमोट एरियाज का मतलब पता है क्या होता है? आउटर एरियाज, एक्सट्रीम डिस्टेंस वाले, दूर वाले, जहां ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है। जैसे ना कि गांव के अंदर भी कोई सब ऐसे विलेज, छोटे विलेजेस, छोटे से गांव जहां पर जाना संभव ना हो, कह सकते हैं ना, तो आउटर एरिया काइंड ऑफ। तो हियर ये जो एप्लीकेबल ये सब्सिडी उन पे है जो रिमोट एरियाज है, उन पे है। और वो पहला वाला किस पे था? सेंट्रल सब्सिडी वाला बैकवर्ड एरियाज पे, ठीक है।
तो यहाँ पर वैसे एरियाज के लिए दे आर एप्लीकेबल ओके। सो ये वो बेसिकली एरियाज हैं। तो इन मतलब जहां पर आप बोल सकते हो रिमोट एरिया और इनएक्सेसिबल। इनएक्सेस का मतलब जिस एरिया को हम एक्सेस नहीं कर सकते, जहां पर इजीली पहुंच नहीं सकते, इनएक्सेसिबल एरियाज के लिए ये लागू किया गया स्कीम। इट कवर्स द एंटायर, कौन कौन से एरियाज को कवर करता है? पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहाँ है? ऊटी भी है नॉर्थ ईस्ट। सो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम जो है ये 1971 में आया और इसको एप्लीकेबल किया गया रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में। ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कवर करेगा, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सिक्किम विक्किम सबको। साथ साथ में ये जम्मू कश्मीर, एक चीज नोटिस करना कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी एरिया है, राइट? आपका हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है। हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, यानी यूपी का सब एरिया कवर नहीं होगा इसमें, हिली डिस्ट्रिक्ट जहां पर हिल वगैरह मतलब पहाड़ वाले एरिया। लक्षद्वीप एंड अंडमान आइलैंड, आइलैंड्स वाले, ठीक है? जो आइलैंड कौन होते हैं? जिसके चारों तरफ पानी होता है, दैट इज नोन एज आइलैंड्स। सो लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है ना, हिल स्टेशन, वो। और ये सारे एरियाज को इसमें कवर किया गया। अब इन एरियाज को क्यों कवर किया गया, कोई मुझे बताएगा व्हाई? ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर प्लेन रोड्स अवेलेबल नहीं है, जहां पर प्रॉपर रोड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है? सो इसी वजह से बेसिकली इन सारे एरियाज में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम को लाया गया। याद रखना कि उत्तर प्रदेश पूरा नहीं है, हिल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है? अब यहाँ पर मतलब अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी छोटा मोटा अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, तो ऐसे केस में इनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन पे इनको क्या मिलेगा? सब्सिडी। क्योंकि अगर मान लो कि अगर आपने कोई इंडस्ट्री को अंडमान में लगाया तो ऑब्वियसली आपका ऐसा सिर्फ एम नहीं होगा ना कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ अंडमान में सेल करना है। Starting by maybe you will sell in the local area or regional areas, but after that you want to expand your business as well, right? So where you will go? Obviously you are going to sell in the other part of the India, right? So in that case you have to transport, you have to use the transportation system. The transport can be done via all the things, by the road, railways, by air, right? So here the government is going to give the subsidy for this. Like यहाँ पर government क्या देगा उनको? कुछ ट्रांसपोर्ट का सब्सिडी, यानी आने जाने में जो भी उनके खर्च हो रहे फ्यूल का जो भी, तो उस पे वो क्या देगा? पैसा, लमसम अमाउंट। और जो स्कीम है यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल मटेरियल, रॉ मटेरियल जो भी आपका होगा, यानी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके लोहे वगैरह, मशीनरी वगैरह, फिर इंडस्ट्री के लिए अगर आप मशीन बना रहे हो, स्टील वगैरह कुछ भी बना रहे हो, तो ऐसे केस में आपको जो है गवर्नमेंट क्या देगा? सब्सिडी देगा कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे रॉ, क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो कहीं से ट्रांसपोर्ट करवाओगे ना, यहाँ से प्रोडक्ट बन गया तो यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट करवाओगे ना। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट क्या देगा आपको? सब्सिडी, ठीक है? और उसके अलावा मतलब हाँ वही दोनों चीज के लिए है, मतलब कि रॉ मटेरियल को लाने के लिए और फिनिश प्रोडक्ट को बेसिकली टेकन आउट, मतलब बाहर उस एरिया से निकालने के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे। इन द नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, यानी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन होगा उसमें सब्सिडी जो रेट होगा वो क्या होगा? 90%। कितना परसेंट होगा सब्सिडी? 90% तक सब्सिडी मिल रहा है। सोच रहे हो 1 लाख खर्च हुआ तो 90,000 कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। आ रही है बात समझ में सबको? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन? यस मैम। ठीक, ओके। सो इन द ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम में जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं, यानी जो इस तरफ, जो आपके इंडिया के मैप के जो इस तरफ ईस्टर्न एरियाज में, जो एक्सट्रीम ईस्टर्न एरियाज है, जो 7 सिस्टर्स कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जो आपका मणिपाल, सिक्किम, ठीक है, आपका इस तरफ सबसे नीचे त्रिपुरा, इधर मेघालय, ये सारा एरियाज आपका कवर जो होगा, यहाँ पर 90% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आपको दिया जाएगा। 90% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का मतलब है कि अगर 1 लाख खर्च होता है महीने में तो आपको 90,000 कौन देगा? गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलेगा।
वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की हिल डिस्ट्रिक्ट की, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की, वेस्ट बंगाल की, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर इनको सब्सिडी कितना मिलेगा 75%, यानी 75% ऑफ सब्सिडी इज गिवन फॉर द यूपी की हिली रीजन्स में, दार्जिलिंग एंड हिमाचल प्रदेश, इन तीनों जगह पे आपका जो सब्सिडी होगा दैट इज कितना होगा दी, very good, 75%. And it is also available at the rate of 90% for movement of raw material within the northern region and the rate of 50% for movement of the finished good in this region from one state to another. इसका मतलब ये है कि ऐसे तो सब्सिडी कितना मिलेगा 75% मिलेगा, लेकिन अगर यही सब जगह से आपका जो मटेरियल रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से आएगा, तो वही 75% सब्सिडी 90% में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ इन सब एरिया से, यानी कि आपके हिमाचल प्रदेश से, बाकी आपके उत्तर प्रदेश के हिल डिस्ट्रिक्ट से, अगर आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी बन करके कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए हिमाचल से प्रोडक्ट पटना आएगा, तो ऐसे केस में सब्सिडी 50% हो जाएगी। आई बात समझ में? थोड़ा सा ये क्लियर हुआ कि सब्सिडी जो है वो ऐसे तो 75% है इन तीनों एरियाज में, लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल को मंगवाते हो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से, तो आपका सब्सिडी कितना हो जाएगा 90%, मतलब आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और वही अगर आप दूसरे स्टेट में पहुंचाते हो, दूसरे स्टेट में पहुंचाओगे फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनाने के बाद, तो उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी इनको कितना मिलेगा 50%। ठीक है। और अगर एयर लिफ्टिंग कराते हो, यानी कि एयर के थ्रू अगर आप बेसिकली प्रोडक्ट वगैरह इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो सब्सिडी होगा वो 75% ही रहेगा। यानी कि फॉर द एयर लिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एयर लिफ्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह अगर आप मंगवा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजें मंगवा रहे हो, और ये प्रोडक्ट फ्रॉम कैलकाटा एयरपोर्ट से, मतलब कोलकाता एयरपोर्ट से या फिर कोई एयरपोर्ट जो नियर बाई है इंडस्ट्रियल रीजन के, तो ऐसे केस में सब्सिडी कितना हो जाएगा 75%। So, ये आपका था ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम रिलेटेड विद द ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971 and it is introduced in only that areas which is hilly areas or island areas, ठीक है, और we can say difficult areas। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अब बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे हिल्स हैं, ऐसा नहीं है, बिहार में भी राजगीर में हिल्स हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। हिमाचल पूरा ही हिली एरिया है, देहरादून, और ये भी बता दूं मैं कि उत्तर प्रदेश का जो हिली रीजन था ना, वो अब उत्तराखंड बन चुका है। क्लियर हो गई बात ना? उत्तरांचल कहलाता था पहले, जब वो अब पहले उत्तर प्रदेश से उसको अलग किया गया उत्तरांचल, अब वो उत्तराखंड। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ चुका है? एवरीवन ऑनलाइन क्लास? यस मैम। यस मैम। Now what is technical assistance scheme? अब technical assistance scheme क्या है? Okay. So technical assistance scheme क्या है? तो Prime Minister of India announced the new package of SSI, Small Scale Industries, on 30th August 2000 में इस technical assistance scheme को लाया गया। देखो, मशीन को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है, उसके लिए सबको स्किल सबका तो सेम नहीं होगा। इवन वर्कर्स को भी अगर आप जॉब देते हैं तो दे हैव टू फर्स्ट, उनको भी बताया जाता है कि हाउ टू ऑपरेट द मशीन, राइट। एंड अगर कोई नया मशीन आता है तो उसको भी ऑपरेट करने के लिए सीखना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही अनाउंसेस अबाउट दिस स्कीम, इस नए स्कीम को लाया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। अच्छा, जब 2000 में किसका गवर्नमेंट था? नेक्स्ट, सो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस में क्या क्या सुविधाएं जो थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर आपको कैपिटल सब्सिडी मिल रहा था 12% का ऑन इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड इन सेलेक्टेड सेक्टर्स। यानी कि कुछ जगह पे आपको कैपिटल से रिलेटेड सब्सिडी मिल रहा था। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का कोई नया मशीन लिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए का अगर आपने नया मशीन लिया तो यहाँ पर ये क्यों लिया आपने? अपग्रेड किया या कोई मॉडर्न मशीन लिया, तो ऐसे केस में 12%, यानी लेकिन कुछ सिलेक्टेड सेक्टर के लिए था, सबके लिए नहीं,
12% का उनको क्या मिल रहा था, सब्सिडी, यानी 1 लाख में 12,000 का आपको बेनिफिट कौन दे रहा था, गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो सबसे पहला कैपिटल सब्सिडी मिल रहा था। इन्वेस्टमेंट, अगर आप नया कोई मशीन ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप मशीनरी पे भी कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा फॉर मॉडर्नाइजेशन, या फिर जो मशीन आपके पास है उसको अपग्रेड करने के लिए आपने 50,000 रुपए खर्च किया, 50,000 रुपए खर्च किया आपने, तो ऐसे केस में आपको 12% मतलब 6,000 रुपया जो था वो आपको कौन दे रहा था, गवर्नमेंट। आगे बात समझ में? सेकेंड, Sunrise Industries will be supported by setting up the incubation centers in this industry. अब देखो एक मिनट, तो वैसे इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल नए नए अभी शुरू हुए हैं, वैसे इंडस्ट्रीज जिनको अभी नया नया शुरू किया गया है, वैसे इंडस्ट्रीज को भी ये कुछ फैसिलिटीज दे रहे थे। इंक्यूबेशन इज समथिंग रिलेटेड विद द ट्रेनिंग एंड ऑल, ठीक है? यानी एक बोल सकते हैं ना कि उनको कुछ एम्प्लॉयज प्रोवाइड करना, वर्कर्स प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो इसकी भी सुविधा जो थी बेसिकली ये किसके द्वारा मिल रही थी, आपके गवर्नमेंट के द्वारा। सनराइज इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्री जो नए नए अभी शुरू हुए हैं, ठीक है? तो वैसे इंडस्ट्रीज को बेसिकली ये बोल सकते हैं ना कि एक तरीके से अपने तरफ से वर्कर्स, एम्प्लॉयज, एक एटमोस्फेयर देना जहां पर वो डेवलप कर पाए। तो सपोर्ट किया जाता, मतलब सेटिंग अप द इंक्यूबेशन सेंटर इन दीज इंडस्ट्री। इंक्यूबेशन सेंटर्स मतलब ट्रेनिंग वगैरह के सेंटर्स वगैरह इंडस्ट्रीज में सेटअप किया गया। उसके अलावा NSIC, सिडबी, ये जितने भी आपके बाकी जो इंडस्ट्रीज थे, सिडबी वगैरह, सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिडबी वगैरह जो भी आपका, ये सारे इंडस्ट्रीज जो थे, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द हेल्प। ये क्या प्रोवाइड कर रहे थे, बेसिकली दे आर डूइंग द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम कर रहे थे स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। तो ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि दे आर आल्सो डूइंग वर्क फॉर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और ये उस तरीके से भी सपोर्ट कर रहे थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, सीडो, सिडबी वगैरह, ठीक है? उसके अलावा टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ सिडबी, स्मॉल इंटरप्राइज जो था, ये भी मतलब स्ट्रेंथन करने का। उसके अलावा 75,000 रुपए उस यूनिट को देने का जो ISO के 9000 सर्टिफिकेशन के अंडर में आता है। So ISO 9000 सर्टिफिकेशन रिलेटेड विद द क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? एक स्टैंडर्ड है ये, ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड जो 9000 ISO 9000 के अंडर में कुछ इंडस्ट्रीज आती है, तो वो इंडस्ट्रीज को 75,000 रुपए ये दे रहे थे हर एक यूनिट के लिए। और उसके अलावा कब दे रहे थे, इन द जब तक 5 साल, मतलब एंड ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान, यानी जो 5 ईयर प्लान पता है ना, प्लानिंग कमीशन के द्वारा शुरू किया गया था 5 ईयर प्लान 1950 से। तो 10वां जो प्लानिंग कमीशन था ना, 10वां जो प्लानिंग कमीशन था, उसके अंडर में ये 5 साल का जब प्लान 10 वाला खत्म हुआ, तो उसके बाद 75,000 रुपए का ग्रांट मिल रहा था ISO सर्टिफिकेशन वाले यूनिट, ठीक है? लैबोरेटरीज को डेवलप करना, नई नई चीजों को टेस्टिंग करना, ये सारी चीजों में भी मतलब बोल सकते हैं कि बेनिफिट, मतलब गवर्नमेंट ये सब चीजों डेवलपमेंट का भी काम करता था। तो यहाँ टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब ही यही हो गया, स्किल, मशीनरी, ठीक है, नॉलेज, फिर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस स्कीम। उसके अलावा कुछ है लिबरलाइज क्रेडिट स्कीम ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर भेजना। एक्सपोर्ट इज समथिंग व्हेन वी आर सेंडिंग द प्रोडक्ट आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, राइट? सो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर कुछ एक्सपोर्टर्स जो सामान प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, अगर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता है तो क्या होता है, एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा मैम? फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। वेरी गुड। सबसे पहली बात, आपका जो फॉरेन करेंसी है, जो जिसका रिजर्व कौन रखता है, RBI, तो आपका रिजर्व जो है फॉरेन करेंसी का वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। आप एक चीज सोचो, आपने $5 लाख का एक्सपोर्ट किया, ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया, $5,000 सोचो, ठीक है, मान $5,000 का आपने एक्सपोर्ट किया, तो जो डॉलर में पैसे मिलेंगे वो इंडिया में तो यूज नहीं करोगे ना, कहाँ जाओगे, बैंक ले जाओगे। अब बैंक में क्या करोगे, जाकर के वो पैसा को चेंज करोगे, एक्सचेंज करोगे।
तो बेसिकली कहीं ना कहीं करेंसी जो है आपका फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में इंक्रीज हो, आपका इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर होगा, बैलेंस जो आपका डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो सिचुएशन बेटर होगा। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जब आप एक्सट्रीम इंपोर्ट करते हो कंपैरेटिवली टू एक्सपोर्ट, तो ट्रेड डेफिसिट वाला सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि आपके इंडिया का करेंसी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली क्या हो जाता है, वो बाहर चला जाता है, राइट। सो इन शॉर्ट द लिबरलाइज क्रेडिट स्कीम जो एक्सपोर्ट पे था वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए था, किसके, एक्सपोर्टर्स के। ठीक है, एंड द कॉमर्शियल बैंक्स आर ऑफरिंग दिस स्कीम, और इसको कौन से बैंक्स ऑफर कर रहे थे, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स कौन कौन, एग्जांपल देना जरा। HDFC, ICICI, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक के अंडर में इस स्कीम को लाया गया। ठीक है, इस स्कीम में एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट मिल रहा था ऑन द कॉन्सेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मीट द प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंशियल नीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट? अच्छा, तुम लोग में से ऑनलाइन कितने लोग सामान मंगवाते हो? आई थिंक सब लोग मंगवाते हो। एक वहां पर वर्ड आता है शिपमेंट, क्या होता है? जब सामान स्टॉक से बाहर निकल गया, आपके वेयर हाउस से बाहर वो निकल गया, शिप हो गया। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो भी एक्सपोर्टर है वो प्रोडक्ट को, मान लीजिए कि वाया, सबसे सस्ता पता है कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है एक्सपोर्ट के लिए? शिप। ठीक है, जहाज, पानी वाला, सबसे ज्यादा बेटर वही, उसी को यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे अगर बल्क में आपको एक्सपोर्ट करना, यू कैन यूज शिप एंड दैट इज वेरी इन अ चीप कॉस्ट। मतलब एयर वाला सबसे एक्सपेंसिव है, मिडिल में आपका आता है ट्रेन और रोडवेज, एंड देन सबसे सस्ता शिप होता है। तो यहाँ पर शिपमेंट वो वाली बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर शिपमेंट की बात की जा रही है कि बेसिकली जब वो प्रोडक्ट बाहर निकलता है, जब आप प्रोडक्ट को कार्गो पे, कार्गो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद द स्टॉक, जब स्टॉक को आप चढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी शिपमेंट हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट को भेजना, वहां पर प्रोडक्ट का मिलना, जो भी आपका कॉस्ट इनकर हो रहा है, उसके लिए लोन अगर आपको चाहिए तो लोन मिलेगा, वो भी कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप, मतलब प्री शिपमेंट फाइनेंस के अलावा अगर आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हुआ, प्रोडक्ट को पैकेजिंग का कॉस्ट हुआ, क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड बॉक्सेस में पैक होता है ना सामान, देखा है ना, डब्बा डब्बा कैसे पैक होकर सामान चढ़ता है एक्सपोर्ट होने के लिए। तो सारा प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, राइट। इफ वी आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, सम मटेरियल, तो इन दैट केस वी हैव टू डू ऑल द थिंग्स, वेयर हाउसिंग, फिर आपका पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, जो भी है, ये सारी चीजों के लिए जो भी एक्सपोर्ट में जो भी आपका यूज आ रहा है, फॉर दैट कॉस्ट यू विल गेट द कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट पर लोन। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं लिबरलाइज क्रेडिट स्कीम और एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है ईपीसीजी स्कीम। ईपीसीजी स्कीम का मतलब क्या? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर कॉन्सेशनल रेट किस पे मिलता है? कॉन्सेशन, कस्टम ड्यूटी पे। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये जितना भी चीज है, ये सब एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक हो गया? ठीक समझ में आ गया? तो अब कॉस्ट, अगर इंश्योरेंस कॉस्ट हुआ, फ्राइट कॉस्ट हुआ, आपका कस्टम टैक्स या जो भी कॉस्ट है, उसके ऊपर कॉन्सेशनल रेट या कुछ छूट मिलना, ये है बेसिकली इसकी स्कीम के अंडर में लोगों को या एक्सपोर्टर्स को मिलता है। ठीक है, आई थिंक ये काफी, और पता नहीं, आई डोंट नो कि व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग द ईपीसी। सो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स जो है DIC, ये इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, आप लोगों को पता होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1956, बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में 1977 में ये बात रखा गया कि हमें DICs यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। हर एक डिस्ट्रिक्ट जो होगी, ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक हमें क्या लगाना चाहिए? DIC बेसिकली स्टैब्लिश करना चाहिए। तो 1978 में जो इंडस्ट्री DICs थे वो स्टैब्लिश हो गए। ठीक है, अब इनका मेन काम क्या था? दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव था DICs का कि सारे सर्विस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, लाइसेंस प्रोवाइड करना, किसको? इंडस्ट्रीज को। जो आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज है? बेसिकली आपके इंडस्ट्रीज कौन से हैं? ये स्मॉल इंडस्ट्रीज।
एंटरप्रेन्योर्स जो बेसिकली अलग अलग हो सकते हैं एजेंसीज से, वो प्रीवियसली हैड टू गो टू द डिफरेंट एजेंसीज, हर चीज के लिए इंडस्ट्रीज को अलग अलग जाना पड़ता था एंटरप्रेन्योर्स को, जैसे कि उनको गाइडेंस चाहिए तो अलग जगह जाते थे, पैसे लेने के लिए फाइनेंस के लिए अलग जगह जाते थे, ट्रेनिंग लेने के लिए अलग जगह जाते थे, एडवाइस लेने के लिए अलग जगह जाते थे। तो ऐसे केस में जो 4 जगह जाते थे, अब उन्होंने क्या किया, वो एक जगह पे ही बेसिकली एक जगह पे ही आपके अलग अलग जगह पे एडवाइस लेने के लिए अलग जगह जाते थे, ट्रेनिंग लेने के लिए अलग जगह जा रहे हैं, फाइनेंसिंग के लिए अलग जगह जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये सारी की सारी फैसिलिटी उनको एक ही प्लेस में मिलने लगी, और वो क्या था आपका DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये सारे सर्विसेज इनको मिल रहे थे, और लगभग 422 DICs थे, और जिसमें से और 431 डिस्ट्रिक्ट में DICs प्रेजेंट है। खैर अभी करंट का देख लेना कितना है। DICs में कौन कौन थे आपके, जनरल मैनेजर और 4 फंक्शनल मैनेजर, यानी जो फंक्शंस को देखते थे, इकोनॉमिक फंक्शंस को, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड विद द डिफरेंट इंडस्ट्री, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन वोन देना, विलेज इंडस्ट्री, वैसे इंडस्ट्री जो रूरल एरियाज में स्टैब्लिश है, और बाकी एक और था जो रॉ मटेरियल का काम, ट्रेनिंग का काम और मैनेजिंग करने का काम, मार्केटिंग करने का काम, ये सब चीज देख रहा था। तो 4 फंक्शनल एरियाज में मैनेजर्स थे, इकोनॉमिक के लिए अलग, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग, एक थे आपके क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए, एक विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, और तीसरे जो चौथे जो थे वो रॉ मटेरियल के लिए और ट्रेनिंग और मार्केटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, और 3 प्रोजेक्ट मैनेजर थे। 3 प्रोजेक्ट मैनेजर वो थे जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे एरिया रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट में जरूरत पड़ती थी वहां के लिए 3 प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर था, एक जनरल मैनेजर, 4 फंक्शनल मैनेजर और 3 प्रोजेक्ट मैनेजर। फंक्शंस क्या है DICs के, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स के। तो ये कंडक्ट करता था मोटिवेशन कैंपेन, यानी कि आपका टाइम टू टाइम DIC जो था मोटिवेट करता था लोगों को, एस्पिरेंट्स को। एस्पिरेंट्स कौन होते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, तो वही चीज होता है कि द एस्पिरेंट्स एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर बनने की तैयारी में जुटे थे, उनको मोटिवेट करते थे, और DICs उनको हेल्प करता था कि वो अच्छे से एक तो एंटरप्रेन्योर बने, और साथ साथ सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का पूरा फायदा उठाते हुए, तो उनको हर एक तरीके का इंफॉर्मेशन, नया स्कीम का इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फिल करवाना, क्राइटेरिया समझाना, सारा का सारा काम इस कैंपेन में किया जाता था, DIC से किया जाता है DIC के द्वारा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सर्वे करना, इंडस्ट्रियल सर्वे इज रिलेटेड विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, कि वहां पर बेसिकली सर्वे किया जाता था इंडस्ट्री के पोटेंशियल। इंडस्ट्रीज का पोटेंशियल मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्री कितना ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर कोई कपड़े बनाने का इंडस्ट्रीज है तो वो इंडस्ट्रीज में कितने कपड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो यानी पोटेंशियल क्या है इंडस्ट्रीज का, कितने वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, राइट। सो क्या क्या चीजें देखी जाती थी कि इंडस्ट्रीज का पोटेंशियल क्या है, और उस इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ह्यूमन स्किल रिलेटेड विद द वर्कफोर्स प्रेजेंट है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी प्रॉपर्ली मशीनरी, हर एक फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं, सप्लाई एंड डिमांड क्या है, यानी प्रोडक्ट का यहाँ से कितनी सप्लाई हो रहे हैं और प्रोडक्ट का डिमांड क्या है। सो DICs जो था ये सारी चीजों को स्टडी करता था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स रेडी करता था। ठीक है, और बेसिकली मतलब इन सारे बेसिस पे वो एक एडवाइस देता था एंटरप्रेन्योर्स को। So they are also doing the industrial surveys on potential, on the availability of raw material, infra, human skill, supply and demand, right? Next one is achievement plans. यानी जो DICs था that is also concerned with the development of industry in district, यानी जिला में district के development के ऊपर भी इनका क्या था, basically focus था। और यहाँ पर भी ये क्या करते थे, कंडक्ट करते थे मोटिवेशनल सर्वेज और इंडस्ट्रियल मोटिवेशनल कैंपेन्स एंड इंडस्ट्रियल सर्वे। ये अचीवमेंट प्लान बनाता था, जैसे कैसे वो था ना अचीवमेंट प्लान, जो 5 आपके जो स्कीम्स आते हैं आजकल गवर्नमेंट कहते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान का 5 साल का स्कीम था ना, स्वच्छ भारत अभियान का 5 साल का स्कीम था। पता है क्या स्कीम में क्या चीज था, क्लीननेस के ऊपर था, टॉयलेटरीज पे था कि बेसिकली जो वॉशरूम्स है ना ऑल जगह इंडिया में अवेलेबल हो जाए। तो 3% अवेलेबिलिटी थी और उसको अचीव करना था 10%, 9%, 3 गुना ज्यादा, मल्टीप्लाई 3। और पता है अभी कितना है 10%, मतलब जितना सब
प्लान था ना उससे ज्यादा अचीव, एक टारगेट वगैरह। सो बेसिकली चलो वो हो गया स्वच्छ भारत अभियान। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। तो हेयर सो जो बैंक मतलब जो गवर्नमेंट था वो बेसिकली किस चीज पे था कि दे आर आल्सो कंसर्न टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन डिस्ट्रिक्ट। इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन यानी कि जो डीआईसी था वो प्रोविजनल और परमानेंट रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल एंड परमानेंट रजिस्ट्रेशन याद आया कुछ? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब मिलता है? जब आपकी इंडस्ट्री शुरू होने वाली होती है उससे पहले। अब परमानेंट कब मिलता है? 5 साल बाद मैम, क्या आफ्टर बोल रहे 5 हो? years। 5 साल, वो भी कंटिन्यूअस में आपका चलना चाहिए इंडस्ट्री, तभी मिलेगा लोग ये रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन कर सकती है। सो इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन पे, इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन पे भी डीआईसी काम करता था। उसके अलावा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जितने भी स्टेप्स थे उसके लिए भी बेसिकली ये, और मतलब एक बार मतलब ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ बताता था, जैसे ऑथोरिटीज के बारे में, इंडस्ट्रियल स्टेट, एमिनिटीज, वो सारी चीजों पे भी ये काम करता है। क्रेडिट प्रोवाइड करता है लोन के लिए। उसके अलावा फेयर्स और एग्जीबिशंस वगैरह लगाना, फेयर्स एग्जीबिशन वगैरह भी लगाना, बेसिकली फेयर्स एग्जीबिशन मतलब मेला वेला लगाना, क्लियर है? मार्केटिंग प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में सेल करने में, पूरा का प्रोडक्ट कस्टम मार्केट रिसर्च करने में भी डीआईसी हेल्प करता था। टाइम टू टाइम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखना किस चीज से रिलेटेड होता है? प्रोडक्ट डिमांड से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, मार्केट शेयर से रिलेटेड, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। तो मार्केट प्रोडक्ट जो था बेसिकली मार्केट प्रोडक्ट में भी हेल्प करता था, बेसिकली मार्केटिंग इंफॉर्मेशन वगैरह। और उसके अलावा गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट एजेंसीज वगैरह, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना चाहिए, उसके लिए भी कौन हेल्प करता है? आपका डीआईसी। ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह, नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ये सारा काम कौन करता है? आपका डीआईसी। तो जो डीआईसी है इसको मैंने अलग से भी लिखवाया तुम लोगों को, याद है? तो उसको भी क्या कर लेना है? पढ़ लेना है, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? एनीवन? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? No, ma'am. Okay. See you all in the next class on Saturday. उसके बाद तो